जी नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक विषय चर्चा हेतु लेकर आया हूँ। वह विषय है भारत चीन संबंध और इसका भू राजनीतिक स्वरूप। जब अब भारत चीन संबंधों की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दोनों देशों के इतिहास के विषय में जानकारी होनी आवश्यक है और संबंधों की निकटता के मूल कारण और संबंधों में दूरी के मूल कारणों को भी जानना आवश्यक है। और इसके पीछे की, इन दोनों चीज़ों के पीछे की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टिकोणों को समझना जानना भी परम आवश्यक है। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब चीन की आप बात करते हैं तो चीन की सभ्यता और संस्कृति की भी आपको बात करनी पड़ती है। जब आप चीन की बात करते हैं तो आपको वहाँ के ताओ धर्म की भी बात करनी पड़ती है, कन्फ्यूशियस की भी बात करनी पड़ती है और बौद्ध धर्म की भी बात करनी पड़ती है जो भारत से ही वहाँ गया हुआ है। मोटे तौर पर जो वहाँ का ताओ धर्म है वह 3000 साल पुराना मानते हैं उसको। कन्फ्यूशियस को लगभग 2500 साल पुराना मानते हैं और बौद्ध धर्म को 2000 वर्ष पुराना मानते हैं। चीन के वर्तमान रेफरेंस में अगर चीन की 1912 की क्रांति जो 1905 में शुरू होकर 12 में पूर्ण होती है, उस क्रांति और माओ त्से तुंग के लेनिन और स्टालिन के साथ मिलकर किए गए कार्यों का आप मूल्यांकन करेंगे तो, और वर्तमान समय का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन की दृष्टि से जो वैश्विक वैचारिक संरचना है वह इस समय वामपंथ के 4 प्रकारों में दिग्भ्रमित है, उमड़ घुमड़ रही है और वामपंथ को लग रहा है कि वो बहुत उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच रही है। एक स्थिति है चीन की या दुनिया के वामपंथी विचार की, वह है कि एक क्रिटिकल लेफ्ट दुनिया में प्रचलन में है। दूसरा है रेडिकल लेफ्ट, तीसरा है लेफ्ट और चौथा है लिबरल लेफ्ट। जो लेफ्ट और लिबरल लेफ्ट है वो सेकुलरिज्म के नजदीक अपने आप को पाता है और जानता है, मानता भी है। लेकिन जो क्रिटिकल लेफ्ट है यानी संक्रामक वामपंथ जो है, वह संक्रामक वामपंथ चीन की बहुत बड़ी समस्या है और चीन उस समस्या से निकल पाने की कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में लगभग 50 से 52% आबादी जो है वह आबादी बौद्ध मतावलंबियों की है। लगभग 23 से 25% जो आबादी है वह ताओ मत का अनुपालन करने वाली है। लगभग 15% आबादी कन्फ्यूशियस मत को मानने वाली है और 10% जो आबादी है उस आबादी में हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई, ये चारों लोग वहाँ कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। इस तथ्य के आलोक में यह भी जान लेना चाहिए कि चीन की जो चीनी जनवादी साम्यवादी राजनीतिक दल है
चीन जनवादी जो गणराज्य है, वो चीन का जनवादी गणराज्य चीनी साम्यवादी पार्टी के द्वारा संचालित है। और चीन की व्यवस्था जैसे भारत में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है, वहाँ यह व्यवस्था जैसी चीज़ नहीं है। चीन में सबसे ऊपर वहाँ की जो साम्यवादी पार्टी है वह है, दूसरे नंबर पर वहाँ की सेना है और तीसरे नंबर पर वहाँ की सरकार है। वहाँ के राष्ट्रपति जो ली जिनपिंग हैं, ये तीनों के प्रमुख हैं। वहाँ का जो साम्यवादी दल है, चीन जनवादी गणराज्य जिसके अधीन संचालित होता है, वह चीनी साम्यवादी दल के भी प्रमुख हैं, वे वहाँ के सेना के भी प्रमुख हैं और वे वहाँ के सरकार के भी प्रमुख हैं। न्यायपालिका जैसी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो उसके स्वायत्त शासी क्षेत्र हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो मकाओ हो, चाहे हुनान हो, उन क्षेत्रों में यद्यपि ब्रिटिश प्रणाली की न्यायपालिका है, लेकिन चीन में न्यायपालिका जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। चीन में लगभग 2000 से 3000 वर्ष पूर्व, कहते हैं कि 4 से 4500 वर्ष पुराना वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है चीन की। लेकिन वहाँ के व्यवस्थित मत का आरंभ लगभग 3000 वर्ष पहले होता है। वह ताओ मत के रूप में होता है। फिर उसके कुछ समय बाद कन्फ्यूशियस आता है। लगभग 2000 साल पहले वहाँ बौद्ध मत के लोग आते हैं। इन तीनों मतों में बहुत अधिक अंतर नहीं है और बौद्ध मत वहां पहुंच पाया, वहां सरवाइव हुआ, वहां चल पाया, लोगों ने उनको मान्यता दी, उसको स्वीकार किया। उसके पीछे का कारण यह है कि ताओ और कन्फ्यूशियस को के रिएक्शन में बौद्ध नहीं गया, बल्कि उन दोनों के सहगामी यानी सहचर के भाव में वह वहां पहुंचा। और जो ताओ मत को लाने वाले वहां सज्जन थे, जो दार्शनिक ताओ मत जिनके नाते वहां आया प्रचलन में, वो लाओत्सु, वहां उनके कारण वो आया। और वो इस बात पर बल देते थे कि जो मत है यानी जो संप्रदाय है, जो मान्यताएं हैं, वह मान्यता हमेशा सहकार, भाईचारे और प्रेम का भाव लेकर कार्य करने वाली होनी चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना या घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। इस कारण चीन में बौद्ध धर्म गया और जाकर बल्कि ताओ और कन्फ्यूशियस से अधिक उदार होने के कारण वहां व्यापक स्थान बना पाने में बौद्ध मतावलंबी सफल हुए। और इस नाते 50 से 52% वहां मतावलंबी जो हैं बौद्ध हैं। और बौद्ध ही नहीं हैं, वहां के जो कन्फ्यूशियस और ताओ मत के मानने वाले हैं, वह भी संस्कार जो बच्चे पैदा होते हैं उनका, और यहां तक कि जो अंतिम संस्कार है, इसके लिए सभी बौद्ध धर्म का ही अनुपालन करते हैं। जितने संस्कार होते हैं जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक, ताओ और कन्फ्यूशियस भी उसी का पालन करते हैं। और दूसरी बात है कि जो कन्फ्यूशियस हैं, कन्फ्यूशियस मत के लोग जो पालन करते हैं, मुख्य रूप से वो किस चीज़ों को मानते हैं, उनकी जो मुख्य समस्या है वो अपनी पारिवारिक, पारंपरिक और नैतिक समस्याओं के लिए कन्फ्यूशियस धर्म के, कन्फ्यूशियस मत के मानदंडों का अनुसरण करते हैं। पारिवारिक, पारंपरिक और नैतिक समस्याओं के लिए चीन की अधिकांश आबादी कन्फ्यूशियस का अनुसरण करती है। दूसरा, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक चीजों से संबंधित चीजें जो हैं
मानवीय संवेगों से संबंधित जो चीजें हैं, उसके लिए चीन की अधिकांश आबादी ताओ मत का अनुसरण करती है। संस्कारों को लेकर और अंतिम संस्कार को लेकर वहां की अधिकांश आबादी बौद्ध मत का अनुसरण करती है। और बौद्ध मत के अनुसरण करने वाले ताओ और कन्फ्यूशियस भी हैं। ताओ का अनुसरण करने वाले बौद्ध और कन्फ्यूशियस हैं, और कन्फ्यूशियस का अनुसरण करने वाले ताओ और बौद्ध भी हैं। लेकिन जो अधिकतम मान्यता है, अधिकांश मान्यता है, वह मान्यता इसी बात को लेकर है कि वहां 50 से 52% बौद्ध मतावलंबी ही है। और 139 करोड़ के देश में, चीन लगभग 139 करोड़ का देश है, वहां 96,41,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दुनिया का जनसंख्या का सबसे बड़ा देश है, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। ऐसी चीन की जो संरचना है, वह संरचना बहुत कुंठित अवस्था में है। यह मैंने जो चर्चा किया, वहां की सामान्य जनता जिसे आप कहते हैं, वह सामान्य जनता का पक्ष है। जो वहां के शासन प्रणाली का पक्ष है, कुलीन वर्ग जिसे आप कहते हैं, वह पक्ष इसको कंट्राडिक्ट करता है। इस भाव भंगिमा के अनुसार कार्य व्यवहार करने वाला नहीं है। वहां की साम्यवादी जो पार्टी है, वो सर्वोच्च, सबसे अधिक मूल्य उसका है। दूसरे नंबर पर वहां की सेना है, तीसरे नंबर पर वहां की सरकार है। इन तीनों के मुखिया ली जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं। और यह तीनों न केवल उनके नियंत्रण में है, बल्कि चीन अपने इसी नियंत्रण के बल पर वहां की जनता पर आधिपत्य स्थापित करता है, जबरदस्ती शासन करता है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है और उसको गुमराह भी करता है। और यह बताता है कि चीन भारत के साथ उसके हितों की रक्षा नहीं है, उसकी राष्ट्रीयता, उसकी देशभक्ति प्रभावित होगी। अब एक महत्वपूर्ण विषय जिसको समझने की जरूरत है कि माओ त्से तुंग, आप चीन के पूरे इतिहास की आप चर्चा करेंगे तो चाहे उसका प्राचीन काल, चाहे मध्यकाल, चाहे आधुनिक काल के इतिहास की आप चर्चा करेंगे, तो 1893 में पैदा हुआ माओ त्से तुंग, और उसके बाद जैसे ही वो बड़ा होना शुरू हुआ, 1912 की क्रांति चीन की आई, गणतंत्र बना चीन। 1948 में वह लोकतंत्र बना। गणतंत्र और लोकतंत्र बन तो गया चीन, लेकिन उसके वास्तविक धरातल पर चीन कभी पहुंच नहीं पाया। माओ त्से तुंग जब चीन में आया, तो चाहे वो ताओ हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे वो बौद्ध हो, 90% इन तीनों मतावलंबियों के साथ साथ 10% मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और यहूदी, इन चारों मतावलंबियों के मान्यताओं, पूजा, रीति रिवाज के खिलाफ उसने पूरा जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। चाहे वहाँ गोम्पा हो, चाहे वहाँ पैगोडा हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वहाँ चर्च हो, चाहे वहाँ मस्जिद हो, जितने भी इस तरह की चीज़ें थी, उन सब के खिलाफ उसने भयानक और जबरदस्त आंदोलन चलाया और उसको अनास्तिक केंद्रों में परिवर्तित कर दिया, नास्तिक केंद्रों में परिवर्तित कर दिया। और उस नास्तिक केंद्रों में परिवर्तित करने के कारण, अनास्तिक केंद्रों में परिवर्तित करने के कारण जो चीन की स्थिति हुई, वह वहां की जनता की मूल भावना, जो कन्फ्यूशियस, ताओ और बौद्धों की मूल भावना, मूल चेतना, मूल संस्कार और संस्कृति के ठीक विरुद्ध हो गई। और उस विरुद्ध होने में उस आंदोलन को सफलता तो प्राप्त हो गई।
वह आंदोलन सफल तो हो गया, और उस आंदोलन के सफल होने के कारण आंदोलन अपने यहां वह आंदोलन अपने यहां सरकार और शासन व्यवस्था बना पाने में भी सफल हो गया। चीन, यह दो कारणों से चीन को अपने यहां यह करना पड़ा। एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मान्यताएं हैं, चाहे आप बहुत गूढ़ गहराई में जाएंगे, कन्फ्यूशियस और ताओ जो वहां की मूल आधिकारिक मत हैं, उनकी गहराई में जाएंगे तो वे आपको प्रायः प्रकृति पूजक मिलेंगे। यानी वो वर्षा करने वाले देवता की पूजा करते हैं, वो जंगल उगाने वाली देवता की पूजा करते हैं, वो मिट्टी को हरा भरा बनाने उर्वरा शक्ति पैदा करने वाले देवता को किसी को मान के पूजा करते हैं। और ये प्रकृति पूजा उनको और उनके संस्कृति और संस्कार को भारत की वैदिक संस्कृति से सीधे सीधे जोड़ती है, क्योंकि वैदिक संस्कृति वेदों में भी आपके यहाँ जो देवता हैं वो वन है, अग्नि है, वायु है, अरुण है, वरुण है, जल है, पृथ्वी है, ये आपके यहाँ देवता हैं, और इन देवताओं की पूजा होती है। वेदों की ऋचाओं में इनकी विशेषताओं का उनके सूक्तों में वर्णन है। इसलिए जो ताओ और कन्फ्यूशियस है पूरी तरह वैदिक संस्कृति के निकट है, और बौद्ध धर्म भी, बौद्ध मत भी वैदिक संस्कृति के बहुत निकट है। इसकी चर्चा मैं पिछले दिनों विस्तार से कर चुका हूं। चीन को हमेशा इस बात का भय रहता है कि चीन की बहुतायत आबादी, अधिकांश आबादी भारत के मूल्यों की, भारत के संस्कारों की, भारत की संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास रखती है, भारत को मान्यता प्रदान करती, भारत को स्वीकार करती है, भारत की मूल चेतना को वो श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। और इस कारण चीन भारत के विरुद्ध हमेशा विषबमन करता रहता है, और यह विषबमन वो हमेशा, चाहे वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एंट्रेंस पॉइंट हो, वह बेल्ट हो, उधर वो अपना दृष्टि गड़ाए रहता है। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो उसने पैंगोंग त्सो, गलवा घाटी और डेमचोक जो लद्दाख के पास है, अक्साई चीन और पाक डोनेटेड जो चाइना का हिस्सा है, उन दोनों के बीच जो इलाका है उस पर चीन ने व्यापक दबाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। यानी भारत को वो डायलेमा में और बाइफर्केटेड यानी छितराए हुए, बंटे हुए मानसिकता में पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र कर रहा है। सामान्यतः भारत यह समझता है कि वो अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के तरफ से अपना दबाव बनाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और सामान्यतः ऐसा करता भी रहा है। लेकिन उसका अब जो फोकस है, वो फोकस जो पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जो टारगेट किया हुआ है, जो पाक डोनेटेड कश्मीर का इलाका है, उससे जोड़कर वह इस क्षेत्र पर भी अपना दबाव उसी प्रकार इधर नंगा पर्वत और उधर नमचा बरवा की तरफ से, वो दोनों तरफ से भारत को दबाव में और प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा चीन भारत के खिलाफ तनाव का वातावरण बनाए रखना चाहता ही है, क्योंकि भारत के खिलाफ अगर तनाव का वातावरण वो नहीं बनाए रखेगा तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी है, जो शीर्ष व्यवस्था वहां संचालित करती है, उसके बाद वहां की सेना है, उसके बाद वहां की सरकार है, उन तीनों का जो आनंद करने का, शासन करने का, देश को चलाने का जो एक षड्यंत्र है, वही फेल कर जाएगा। उनकी पूरी कुटिल रणनीति इसी बात पर निर्भर करती है कि वो भारत के विरुद्ध, और भारत के विरुद्ध वो करेंगे तो निश्चित रूप से जो वहां के ताओ, कन्फ्यूशियस और बौद्ध मतावलंबी हैं, उनके अंदर नेशनलिस्ट का भाव, देशभक्ति का भाव पैदा होगा, और अपने संस्कृति, सभ्यता,
संस्कार और मतों को लेकर वे बहुत अधिक भावनाओं में नहीं बहेंगे, उस दिशा में नहीं जाएंगे और उनका भारत से श्रद्धा का भाव, आदर का भाव और भारत के प्रति एक जो दृष्टि है वह दृष्टि कमजोर पड़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चीन के संविधान में चीन ने 8 साम्यवादी पार्टी के अतिरिक्त 8 और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान किया है, लेकिन उनकी सीमा है। वे प्रत्यक्ष चुनाव में वहां की साम्यवादी सरकार के विरुद्ध चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करने का उनको अधिकार नहीं है। उनको केवल सुझाव और परामर्श देने का अधिकार है, सत्ता का सहयोग करने का अधिकार है और उनका परामर्श मानना सरकार और वहां के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो फिर चीन लोकतंत्र कैसे हुआ? 1970 में, 1990 में और 2007 में जो बौद्ध, कन्फ्यूशियस और ताओ, ये तीनों जो मतावलंबी थे, ये तीनों मतावलंबी अपनी आस्था को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपने मत को लेकर, अपने पूजा पाठ, रहन सहन, रीति रिवाज को लेकर अंदर से बहुत आंदोलित और उद्वेलित थे और इसके परिणाम स्वरूप वहां की शासन ने 1970 में धार्मिक और आस्था को लेकर, मतों को लेकर कुछ सहूलियत दी, 90 में दी, 2007 में भी दिया, लेकिन अंततः अपना वर्चस्व चीन ने कायम रखा और चीन यह वर्चस्व कायम रखे हुए है, इसलिए उस अपने देश के लोगों के ऊपर इसलिए कायम रखा हुआ है क्योंकि चीन यह चाहता है कि भारत से उसका तनाव बना रहे ताकि वह अपनी जनता के ऊपर नियंत्रण, आधिपत्य और शासन ठीक प्रकार से कर सके। और यह उसका करने का जो षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र 1912 से नहीं, 1912 से तो चल रहा है, व्यवस्थित रूप से 1948 से चल रहा है। क्योंकि 1912 में जब गणतंत्र बना चीन, तो उस समय युवावस्था में माओ से तुंग था, 1948 में प्रौढ़ावस्था से आगे बढ़ चुका था और 1976 में जब उसका देहांत हुआ तो 1970 में जो वहाँ लिबर्टी दी गई धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ कर्मकांड के लिए, उसके वो अंततः बहुत खिलाफ था, लेकिन उस समय वो विरोध करने की बहुत स्थिति में नहीं था। चीन भारत से यह तनाव हमेशा बनाए रखना चाहेगा और जब वो मौका देखेगा तो भारत पर आक्रमण भी करेगा। जिस समय उसको प्रतीत होगा कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए, वो आक्रमण करेगा। और इस नाते दुनिया के स्तर पर, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे उत्तरी कोरिया हो, चाहे दुनिया के अन्य कोई भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों की जो इस समय कूटनीतिक और राजनयिक बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी के शब्दशः अर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही अदूरदर्शिता का व्यवहार है अगर हुबहू उस बयानबाजी में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमको कुछ बातों का बहुत ठीक से जानना पड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बार बार कह रहे हैं कि इस समय, जो मैं बहुत गहराई में जाने के बाद ये बातें आपसे कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समय जो दुनिया की सोशल मीडिया है, उस दुनिया की सोशल मीडिया में ट्विटर और फेसबुक सबसे पावरफुल है, इंस्टाग्राम तीसरे नंबर पर है, ट्विटर सेकंड नंबर पर है, इंस्टाग्राम तीसरे नंबर पर है और गूगल नहीं, हिट तो होते सबसे ज़्यादा फेसबुक होता है, फिर गूगल होता है, फिर ट्विटर होता है, फिर इंस्टाग्राम होता है। ये 4 जो महत्वपूर्ण स्टैटिक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन पर रेडिकल लेफ्ट का प्रभाव, कब्जा, दबाव और गतिविधियां सर्वाधिक सक्रिय हैं। लेकिन चीन अपने अंदर और अपने नागरिकों को इससे जुड़ने की अनुमति नहीं देता और वह अपना अलग प्लेटफॉर्म उपयोग करता है।
और वह जो चीन अपना अलग प्लेटफॉर्म उपयोग करता है, वह अलग प्लेटफॉर्म अपनी जनता के ऊपर दबाव बनाए रखने, गुमराह करने, दिग्भ्रमित करने और उनकी अपनी निजी मान्यताओं, मतों के प्रति आस्था, कन्फ्यूशियस ताओ और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा और उनके जो मूल्य हैं उन तीनों मतों के, उनके जो मानदंड हैं, उनकी भारत से अत्यधिक निकटता के कारण वह यह षड्यंत्र चलता है। और उसका जो यह प्लेटफॉर्म उपयोग करने का तरीका है, यही तरीका, इसी तरीके को मैं क्रिटिकल लेफ्ट सिस्टम कहता हूं। यह क्रिटिकल लेफ्ट सिस्टम है कि आप किसी को गुमराह करिए कि यह अच्छा नहीं, यह अच्छा है। किसी को भ्रम में रखिए कि यह अच्छा नहीं, यह अच्छा है। जो रेडिकल लेफ्ट है, आप रिएक्शन पैदा करिए, नहीं ये अच्छा नहीं, यह अच्छा है। जो लेफ्ट है वो कहता है देखिए मेरे पास लॉजिक है, वह अच्छा नहीं, यह अच्छा है। जो लिबरल लेफ्ट है वो कहता है कि चलिए हम आपकी बात तो मान लेते हैं लेकिन सही यही है। और आप जब उसकी बात मानने लगेंगे तो वो आप अपनी बात आपके ऊपर थोप देगा, लाद देगा। इनका एक क्रमिक सिस्टम है और ये चारों आतंकवाद, माओवाद और हिंसा को प्रश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं। माओ की संकल्पना ही इस बात पर आधारित थी कि यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप हिंसा का, बल का, ताकत का भी प्रयोग करें, क्योंकि आपको स्थापना जो करनी है वह स्थापना इसी रूप में करनी है। और इसीलिए वो बाइफरकेट करता है माओ, और उसी इशारे पर आज तक वहां की व्यवस्था चल रही है कि जो मूल चीनी लोग हैं, जिनको वो वास्तविक चीनी मानते हैं, उनका नाम के उच्चारण के साथ जो स्टार्ट में, बीच में या अंत में प्रोनाउंसिएशन होता है, वो प्रोनाउंसिएशन में हान और तांग अधिक उपयोग में आता है। हान और तांग। जो प्रवासी हैं, यानी चीनी थे, कहीं चले गए या कहीं से आके बहुत पहले चीनी हो गए, ऐसा हुआ आइडेंटिफिकेशन। कितना बाइफरकेटेड, कितना छितराया हुआ, कितना बटा हुआ चीन है अंदर से, कितना रिएक्शन में है अपनी सरकार के खिलाफ, इस बात को समझने की जरूरत है। एक दूसरा वर्ग है जो पाकिस्तान में मुहाजिरों और मूल निवासियों के बीच मतभेद है, उससे भयानक यह मतभेद है चीन में। वो 3 प्रकार के मतभेद हैं। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनके नाम के उच्चारण में, उनके आचार विचार व्यवहार में, बातचीत के टोन टेक्सचर में झोंगुआ और जोंगुआ, झोंगुआ और झोंगुआ ये ज्यादा प्रचलन में आता है, ज्यादा प्रयोग में, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में आता है। और तीसरा वो जिसको वो नकली चीनी मानते हैं और उन पर कोई विश्वास नहीं करते, वो होते हैं हुआसिया, सेंझोउ और जीझोउ। यह उनके उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन में आता है। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और अभी चीन के प्रवक्ता ने बाहर आकर यह बयान दिया कि भारत को अमेरिका से सतर्क और सावधान रहना चाहिए, ये कितना षड्यंत्रकारी बयान है। एक तरफ तुम भारत के लद्दाख सीमा पर अक्साई चीन और पाक डोनेटेड कश्मीर के बीच अपने सैन्य बल की तैनाती बढ़ा रहे हो, और दूसरे तरफ भारत को समझाना चाहते हो कि भारत को चीन से, अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट की कूटनीति को भारत और नरेंद्र मोदी ठीक से समझते हैं। जब वो कहते हैं कि यदि भारत चाहे, चीन चाहे, तो हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं दोनों के तनाव के बीच। चीन का भय बहुत बड़ा भय है। चीन अंदर से बहुत हिला हुआ देश है। चीन बहुत घबराया हुआ देश है।
और चीन धोखा कभी भी कुछ भी कहकर कर सकता है। और उसके फोकस जो पॉइंट हैं इस समय एक के बजाय चार चार फोकस पॉइंट हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो चीन के संबंध में भारत और भारतीय लोगों को समझना चाहिए कि हम भारत में केवल 3 प्रकार के सैन्य बल की बात करते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, लेकिन चाइना 5 प्रकार के सैन्य बल की बात करता है और पांचों प्रकार के सैन्य बल उसके पास हैं। और वह सैन्य बल 22 लाख घोषित उसके जो सैनिक हैं तीनों सेनाओं के, उसके अलावे उसके 2.5 लाख अन्य छुपे हुए सैन्य बल हैं जो 2 भागों में विभक्त हैं। और वे भाग हैं रणनीतिक नाभिकीय बल यानी डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा है दूसरा फोर्स डिप्लोमेटिक जैविक बल। ये 2 बल उसके जिसमें 2.5 लाख सैनिक अघोषित रूप से कार्य करते हैं, छुपे तौर पर दुनिया में कार्य करते हैं। और इन दोनों बलों के विषय में दुनिया के लोग बहुत सचेत और जानकार नहीं हैं। अभी रणनीतिक जैविक बल जिसकी स्थापना उसने किया है वह उसका कालखंड पिछले सितंबर अक्टूबर में वहां स्थापित हुआ है, लेकिन रणनीतिक नाभिकीय बल बहुत पहले से उसके पास है। वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसको मान्यता प्राप्त किया हुआ है कि उसके पास नाभिकीय अस्त्र शस्त्र है। दुनिया में नाभिकीय ताकत होना एक अलग बात है, लेकिन दुनिया के लोगों के द्वारा उसको मान्यता प्रदान करना एक अलग बात है। इस दृष्टि से चीन के विषय में हम सबको विचार करना चाहिए। चीन किसी भी दशा में जब तक वहां की माओवाद प्रेरित, माओ से तुंग द्वार के मन स्थिति से संचालित वहां की साम्यवादी राजनीतिक दल है, वहां की शासन व्यवस्था है, तब तक चीन किसी भी दशा में भारत से तनाव बनाए ही रखेगा। इसलिए चीन के दृष्टि से भारत को उन 6 दृष्टिकोणों पर हमेशा सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा। और वह दृष्टिकोण है कि चीन में जो मत अवलंबी हैं, चाहे कन्फ्यूशियस, ताओ और बौद्ध, इनकी आबादी 90% है और वह जनता भारत के प्रति, भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव रखती है। दूसरी चीज भारत को जानना और समझना चाहिए, हमेशा उसको सतर्क रहना चाहिए कि चीन साम्यवादी वहां की पार्टी है, साम्यवादी पार्टी ही सर्वोच्च निकाय है वहां का, और उसके बाद वहां की सेना है, उसके बाद वहां की सरकार है, इन तीनों का प्रमुख वहां का राष्ट्रपति है। और साम्यवादी सरकार की जो व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वहां उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। और इसी कारण वे साम्यवादी व्यवस्था के लोग वहां की जनता को हमेशा भ्रम में रखते हैं, अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं कि दुनिया से वो न जुड़ें, और दुनिया से जुड़ेंगे तो भारत का कैनवस बहुत बड़ा है दुनिया में, विपणन की दृष्टि से भी और अन्य गतिविधियों की दृष्टि से भी। और इस नाते वह जनता उस प्लेटफॉर्म का जब उपयोग करेगी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूज करेगी तो वो कम्युनिकेशन में आएगी और उस कम्युनिकेशन के कारण अपने सरकार की वास्तविकता को जानेगी और दुनिया की वास्तविकता को जानेगी। तो वह जो खाई है सरकार और जनता के बीच वह बढ़ेगी। और एक तीसरा पक्ष है चीन का, और तीसरा पक्ष जो चीन का है वह यह है कि चीन भारत को हमेशा हिट करना चाहता, टारगेट करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और एटॉमिक फोर्स तथा जैविक यानी बायोलॉजिकल फोर्स के द्वारा। अब वो बायोलॉजिकल फोर्स उपयोग करना चाहता है। इन
तीनों वहां जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना है, इनके सहारे उन 3 पॉइंट्स पर वो नजर गड़ाए हुए है। एक पॉइंट है उसका लद्दाख का क्षेत्र, दूसरा है सिक्किम का, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश का, और चौथा एटॉमिक फोर्स और जो उसका बायोलॉजिकल फोर्स है उसके सहारे करना चाहता है। पांचवा टारगेट वह जो कॉरिडोर बनाया हुआ है यहाँ से ग्वादर बंदरगाह से, कराची से लेकर नंगा पर्वत होते हुए नमचा बरवा तक, उस पूरे क्षेत्र के सहारे बीच में वह एक क्रॉस लाइन बनाना चाहता है सड़क और रेल का, जो सीधे काठमांडू को हिट करे, और तब वो भारत के ऊपर दबाव बनाने में व्यापक स्तर पर सफल होगा। और नेपाल के संदर्भ में मैंने कल आपसे चर्चा किया था, नेपाल को यदि वह साधने में सफल हो गया, नेपाल की शासन व्यवस्था को साधने में काफ़ी हद तक सफल हो चुका है, नेपाल की जनता को गुमराह करने में काफ़ी हद तक सफल हो चुका है, यदि सफल होगा तो उसका यह तीसरा एंगल जो है, उस तीसरे एंगल को भी बहुत सतर्क और सावधान दृष्टि भारत को रखनी पड़ेगी। एक चौथी बात है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पंचशील का सिद्धांत नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापते थे, गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल रहे थे। चीन अब भी समझता है कि भारत की विदेश नीति उसी प्रकार की है। गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलना भारत के 1962 के चीन युद्ध में पराजय का बहुत बड़ा कारण था, और इस कारण भारत में नरसिम्हा राव जी गुटनिरपेक्षता की नीति को उतार के फेंकना चाहते थे, लेकिन फेंक नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस का जो दबाव था उनको फेंकने नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी फेंक देना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं फेंक पाए कि वह 22-23 पार्टियों की सरकार थी, और बहुत सारे लोग उनको इस बात के लिए दबाव बनाने लगे, नई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पूरी तरह रिवाइवल करने वाली फॉरेन पॉलिसी उनको नहीं लाने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एकदम कंप्लीट रिवाइव्ड फॉरेन पॉलिसी जो ले आए हैं, वो घोषणा भले ना करें, लेकिन वो पूरी दुनिया देख रही है कि सामान्य, सहज, सरल संबंध उनका सोवियत संघ से भी है, उनका सामान्य, सहज और सरल संबंध अमेरिका से भी है। क्योंकि अगर नेहरू यह समझ गए होते कि वह क्या कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस और अमेरिका एक साथ थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी रूस और अमेरिका एक साथ थे, यह यदि वो समझ रहे होते, जान रहे होते, इतिहास को पढ़े होते, तो उनको यह समझ में आया होता कि यह जो शीत युद्ध का कालखंड है, दुनिया को दिखावे में दो ध्रुवों का जो कालखंड है, वो वास्तव में कुछ है नहीं। उसको आकलन करके हमको सहज सामान्य संबंध रखना चाहिए। आज जिस भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है, भारत के शासनाध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से बात करते हैं, वो सहज सामान्य स्थिति हो जाती है। और इस नीति के कारण चीन के पास अब कोई आसरा नहीं रह गया है। जापान खार खाए बैठा है, सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल, अमेरिका, सभी जितने शक्तिशाली और ताकतवर देश हैं, उसकी गतिविधियों को लेकर खार खाए हुए हैं। ऐसे नाते हम चीन का अपना जो आंतरिक संकट है, कलह है, वहाँ की जनता का कलह है। जनता जिस समय रिएक्ट कर पाई, जनता को जैसे ही माहौल और वातावरण मिला चीन में, क्योंकि जनता जबरदस्ती दबाकर संचालित की जा रही है, वहाँ के कन्फ्यूशियस, वहाँ के ताओ और वहाँ के बौद्ध भारत के प्रति कोई घृणा और नफरत नहीं रखते, पूरी श्रद्धा रखते हैं। चीन की 93% जनता भारत के प्रति श्रद्धा रखती है, लेकिन चीन उनको दिग्भ्रमित रखता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने नीति बनाकर, नियम बनाकर, कानून बनाकर, व्यवस्था बनाकर, देशभक्ति का गलत पाठ पढ़ाकर यह भ्रम पैदा करना चाहती है
पैदा करने में सफल भी है। लेकिन आने वाला समय इस तरह का दबाव और जबरदस्ती प्रकृति का नियम है, किसी भी तत्व जीव पदार्थ के ऊपर बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। वह रिएक्शन होगा, व्यापक रक्तपात होगा, आंतरिक हिंसा होगी, वर्ग संघर्ष होगा चीन में, क्योंकि वहां की जनता विभिन्न प्रकार के वर्गों में मूल चीनी, अस्थाई चीनी और नकली चीनी, इन 3 भागों में वहां की सरकार और साम्यवादी सरकार स्वयं आइडेंटिफाई करती है। और वहां आइडेंटिफाई ही नहीं करती है, जब वहां हिंसा हुई और हिंसा के कारण जब वहां ताइवान और जो उसके दूसरे स्वायत्तशासित क्षेत्र हैं, वहां उस हिंसा में वहां से हटने के बाद जो चीन गणराज्य है और चीन जनवादी गणराज्य और चीनी गणराज्य, इन दोनों में भेद यह है कि हांगकांग, मकाऊ और ताइवान चीन गणराज्य में आते हैं, लेकिन चीन जनवादी गणराज्य में हांगकांग, मकाऊ और ताइवान नहीं आते हैं। वहां न्यायपालिका की व्यवस्था है, लेकिन चीन जनवादी गणराज्य जो मूल चीन है, वहां वो व्यवस्था नहीं है। मकाऊ, ताइवान और हांगकांग, इन तीनों के लोग, वहां के रहने वाले लोग अपने को मूल चीनी, वास्तविक चीनी मानते हैं, जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र के लोग अपने को मूल चीनी मानते हैं। और इसलिए वहां की वास्तविक जनता में, चाहे वह कन्फ्यूशियस हो, ताओ हो, बौद्ध हो, और हमने बताया 50 से 52% बौद्ध हैं, लगभग 23 से 25% वहाँ ताओ हैं, लगभग 15% कन्फ्यूशियस हैं और 10% में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं। वहाँ 92-93% वहाँ की जो आबादी है, वह आबादी इन 3 वर्गों में बटी हुई है। सरकार ने स्वयं बांट रखा है और उनके बीच आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाकर उनको बांटकर अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। जनता इन सारे षड्यंत्रों को चीन के अंदर समझ रही है और ये जैविक हथियार के रूप में चीन जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के कारण स्वयं एक्सपोज हो गया। बहुत अधिक दिमाग लगाने से एक साहित्य में, अंग्रेजी हिंदी साहित्य में बहुत इस बात की चर्चा होती है कि कोई भी निर्णय, कार्य और व्यवहार दिल और दिमाग दोनों से करना चाहिए। जब आप दिल का अधिक प्रयोग करते हैं तो भी घातक होता है, जब आप दिमाग का अधिक प्रयोग करते हैं तो भी घातक होता है। दोनों का समान व्यवहार करना, दोनों समानांतर चलना चाहिए, समानांतर पटरी पर चलना चाहिए। अनावश्यक दिल के भी सहारे नहीं रहना चाहिए, अनावश्यक दिमाग के भी सहारे। चीन अपने अंदर की व्यवस्था, चीन अपने देश से बाहर के देशों से संबंध को लेकर इस आधार पर वहम में है, षड्यंत्र कर रहा है, चीज़ों को छुपा रहा है, क्योंकि वो दुनिया में वैश्विक शक्ति बनना चाहता है। अमेरिका और रूस उसको बनने नहीं देंगे, क्योंकि वे दोनों प्रथम विश्व युद्ध में भी एक साथ थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी एक साथ थे, तीसरा विश्व युद्ध भी होगा तो भी एक साथ होंगे। और जर्मनी भी अब चीन का साथ देने नहीं आएगा। जापान भी भले अमेरिका और इंग्लैंड का विरोधी हो, लेकिन वह चीन का साथ देने नहीं आएगा। चीन इस बात को समझ रहा है। चीन व्यापारिक देश है और चीन अमेरिका को अपने दबाव में रखना चाहता है, अमेरिकी व्यापारियों के माध्यम से, जिन्होंने चीन में व्यापक निवेश किया है और उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिलेरी रोदम क्लिंटन, बिल क्लिंटन की पत्नी लीड करती हैं। लेकिन अमेरिकी जनता और वहाँ के व्यापारी इतने अदूरदर्शी नहीं हैं, यह बात भी चीन जानता है। इन सारी परिप्रेक्ष्य में हमको विचार करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। और इन सब के रेफरेंस में जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, जो वामपंथ का क्रिटिकल लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट और लिबरल लेफ्ट का फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत के
इस प्रकार के लोगों से सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। ओवरऑल जो परिदृश्य है वो भारत के पक्ष में है, भारत का पलड़ा भारी है, और वह पलड़ा भारत की नई विदेश नीति के कारण है, जिसको नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्षता की चादर उठाकर फेंक डाला है। उसका यह बहुत बड़ा कारण और प्रभाव है। चीन घबराकर और अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से परेशान होकर, अमेरिकी राष्ट्रपति को चाहे जो कुछ लोग कहें, लेकिन उस व्यक्ति का डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इतना गजब का है, इतना सुंदर और अद्भुत है, इतना दूरदर्शी, चाहे वो व्यापारी भले हो लेकिन इतना दूरदर्शी डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन है कि उसको समझना चीन को ठीक से पड़ेगा, अन्यथा चीन गच्चा और बेहतर खाएगा। क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, तो चीन की उसी में हालत खराब हो गई, चीन हाँफने लगा। चीन के संदर्भ में इन सारे परिप्रेक्ष्यों में सविस्तार आप सबसे निवेदन है कि शुरू से अंत तक आद्योपांत 2-3 बार हमारे इस वार्तालाप को सुनने के कष्ट करेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अपने स्वयं विचार करने के बहुत सारे अवसर, मार्ग और बिंदु आपको प्राप्त होंगे। हो सकता है कि आप बेहतर सुझाव भी कहीं दे पाएं, बात कर पाएं। इतना निवेदन करते हुए हम आज अपनी यह बात पूर्ण करते हैं। कल हम स्वातंत्र्य वीर सावरकर के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए शाम 6 बजे अपने इसी फेसबुक पेज पर उपलब्ध होंगे। और उपलब्ध ही नहीं होंगे, हमारे इस फेसबुक पेज को आप लाइक करेंगे, अस्थायी रूप से यदि जुड़ेंगे तो बहुत सारे वीडियो, लाइव चैट हम आपस में एक दूसरे से कर पाएंगे। इतना निवेदन करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।